हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, इजराइल और हमास के मध्य जो युद्ध है वो लगातार जारी है और इसी युद्ध के नए डेवलपमेंट के तौर पे इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि इजराइल की सेना के द्वारा जो मिस्र और गाजा के मध्य सीमा है उस पे पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे पूरी तरीके से अब इजरायली सेना ने नियंत्रण कर लिया है। यहाँ पे यदि हम मैप के माध्यम से इसको समझें तो ये गाजा स्ट्रिप है, ये रफाह है जिसपे बेसिकली अभी हाल ही में इजरायली सेनाओं ने आक्रमण किया। रफाह का ये जो क्षेत्र है तेल अल सुल्तान, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने की बात की है इजरायली सेना ने। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में, ध्यान रखिएगा। ये पूरा रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग है। इस पूरे के पूरे क्रॉसिंग पे इजराइल ने नियंत्रण कर लिया है। साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए गए हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र को लेके। पहली बात इन्होंने कही कि यहाँ पे 20 से ज्यादा सुरंगों की खोज की है जिनका उपयोग हमास तस्करी के लिए करता था। साथ ही सीमा पर कई रॉकेट लॉन्चर खोजे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जमीन की नई कब्जा की गई पट्टी है यानी जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इसे हथियारों की तस्करी के लिए जो हमास है अपने ऑक्सीजन पाइपलाइन के तौर पे मानता था, यानी बड़े आराम से वो इस क्षेत्र से इन सुरंगों के माध्यम से हथियारों की तस्करी करने का काम करता था और अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करता था, ऐसा कहना है इजरायली सेना का। साथ ही कहा गया इन प्रवक्ता के द्वारा कि 20 सुरंगें खोजी गई हैं। उनमें से कुछ सुरंगों का पहले पता था लेकिन कुछ अभी खोजबीन में मिली। इसमें 82 ऐसे गेट्स मिले हैं और कुछ ऐसी सुरंगें मिली हैं जिसमें वाहन भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं, यानी एक पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इस क्षेत्र में हमास ने अपनी एक पूरी अवसंरचना विकसित कर रखी थी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्र की सीमा पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं, पूरी अवसंरचना विकसित है। क्यों? क्योंकि हमास को यह लगता था कि इजराइल कभी यहां पे हमला नहीं करेगा क्योंकि यह क्षेत्र मिस्र के पास है और यदि गलती से इजराइल का कोई भी गतिविधि से मिस्र को यदि नुकसान होता है तो दोनों देशों के जो मध्य 1979 की शांति संधि है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग हमास करता था अपने लाभ के लिए। तो इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं इजरायली सेना ने यहाँ पे, और इजरायली सेना ने कहा है कि इस पूरे क्षेत्र पे नियंत्रण करने के बाद कुछ क्षेत्र पे हमारे सैनिक प्रत्यक्ष तौर पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि कुछ क्षेत्र पे हवाई निगरानी की जा रही है बड़े स्तर पे। हमास ने फिलाडेल्फिया क्षेत्र का फायदा उठाया है, मिस्र की सीमा से कुछ ही मीटर पर अपना बुनियादी ढांचा बनाया है ताकि वहां पे हमला ना हो सके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कैसा कैसा अनुमान था हमास का। तो इसी के आधार पे हमास ने यहाँ पे अपनी पूरी संरचना विकसित कर रखी थी। तो ये है डेवलपमेंट युद्ध में। ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इजरायली सेना के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेना, यानी एक ऐसे क्षेत्र को कंट्रोल में ले लेना जहां हमास की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि यहां से वो जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने का काम कर रहे थे। तो इसी क्षेत्र पे जब कंट्रोल कर लिया तो बड़े स्तर पे गतिविधियां रुक जाएंगी। यहां पे एक बात और ध्यान रखने की है कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी उसी समय बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इस क्षेत्र पे यदि हमास को नियंत्रित करना है तो इस क्षेत्र पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फाइनली इजराइल की सेनाएं इस क्षेत्र पे कंट्रोल कर चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है। एक अधिकारी ने वक्तव्य में कहा है कि ये जो लड़ाई है ये अभी तुरंत समाधान होने वाला नहीं है। लड़ाई 2024 तक यानी पूरे 2024 तक जारी रह सकती है, ये कहा गया है इजराइल के सुरक्षा जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा। साथ ही इस तरीके के कंट्रोल से क्या इजराइल और मिस्र के संबंधों पे कुछ फर्क पड़ेगा, इसको भी देखना जरूरी है। तो यहां पे हमें समझना चाहिए कि इस क्षेत्र पे, सीमा क्षेत्र पे इजराइल के कब्जे से मिस्र के साथ उसके राजनयिक संबंधों में परेशानी आ सकती है, जिसने मिस्र द्वारा अपनी सीमा पर सैन्य उपस्थिति बंद कराने की शिकायत भी की। अब यहां पे यह समझना है कि मिस्र क्या आरोप लगाता है। मिस्र कहता है कि सैनिकों की संख्या बढ़ने से
उनके और इजराइल के मध्य जो 1979 की शांति संधि है उसका उल्लंघन हो सकता है। तो ऐसे में इजराइल को मिस्र के साथ जो ये शांति संधि थी इसका उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही मिस्र ने कहा है कि गाजा के अन्य हिस्सों से जो विस्थापित हुए शरणार्थी हैं उनकी संख्या भी मिस्र में बढ़ सकती है। इस तरीके की चिंता जाहिर की है मिस्र के द्वारा। हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा भी है, मतलब इस राफा ये एक बड़ा अभियान है इजरायली सेना का। इस राफा के ऊपर आक्रमण हमला करने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा था कि 10 लाख लोग विस्थापित होने का खतरा है, और फाइनली यूएन ने कहा भी है कि राफा पर हमले से लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ये शरणार्थी गाजा के अन्य हिस्सों में भी विस्थापित हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अभी हाल ही में 24 मई को दक्षिण अफ्रीका के मामले की सुनवाई करते हुए इजराइल को राफा पर अपने हमले रोकने का आदेश भी दिया था, और जिसमें इजराइल पर गाजा में बड़े स्तर पे फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया था। हालांकि इजराइल इस तरीके के नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है, और उसने बेसिकली फाइनली राफा पे हमला भी किया, कंट्रोल भी किया, और इस पूरे रीजन को ऑफिशियली अब इजराइल मान रहा है कि इस पूरे सीमा क्षेत्र पे इजराइल का कंट्रोल हो चुका है। और इस पूरे सीमा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो चाहे राफा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तेल अल सुल्तान, पूरा राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इस पूरे क्षेत्र पे अब इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। और जो इजराइल की सेनाएं हैं कुछ क्षेत्र पर प्रत्यक्ष तौर पे और कुछ क्षेत्र पर एक तरीके से अन्य उपकरणों के माध्यम से यहाँ पे निगरानी कर रही हैं। ये हमला, ये नियंत्रण कहीं ना कहीं हमास की जो गतिविधियां थी उनको रोकने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगा अकॉर्डिंग टू इजरायली सेना। लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर पे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी इसकी बात कर रही हैं कि बड़े स्तर पे फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। आप लोगों ने कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले वीडियोस भी देखे होंगे, तो वो तो फिर एक अलग मुद्दा का अलग एक तरीके से चर्चा का मुद्दा है। नैतिक आयाम को यदि नैतिक आयाम के दृष्टिकोण से देखें तो उस पर हम किसी अन्य क्लास में परिचर्चा करेंगे। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी, ये नए डेवलपमेंट्स थे, और ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि लगभग 2024 तक ये युद्ध चलेगा, यानी लास्ट तक तो कम से कम अभी चलने वाला है ये युद्ध, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस डेवलपमेंट के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 31 मई एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। मई धमाका सेल भी चल रहा है। यदि आप 31 मई से पहले या 31 मई रात 12 बजे से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच मात्र 25,999 में मिल जाएगा। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। LD Live LDLIVE LD Live कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। इसके साथ ही ऑप्शनल भी अवेलेबल है। मई धमाका सेल चल रही है 31 मई तक। यदि आप किसी भी ऑप्शनल को परचेज करते हैं तो मात्र 14,999 में आपको कोई भी ऑप्शनल मिल जाएगा। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कीजिएगा LD Live। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ललिता दही अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।